नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक बार फिर से मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में दोस्तों हम देखेंगे कि मोहम्मद गोरी भारत आया और भारत आने के बाद भी यहाँ के सबसे बड़े शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हरा दिया। तो आज की जो क्लास है वो बहुत बेहतरीन क्लास है, तो जरा ध्यान से समझना। यहाँ से ही मध्यकालीन भारत स्टार्ट होता है। तो दोस्तों स्थिति कुछ इस तरीके से थी। ये राजस्थान के नीचे गुजरात में राजा है भीमदित्य, और राजस्थान के मेवाड़ में राजा हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के साथी कवि, इनके मित्र वो हैं चंद्रबर दाई। कौन है दोस्तों? चंद्रबर दाई। और गुजरात में राजा बैठा है भीमदित्य। ऊपर बाउंड्री पर, राजस्थान की बाउंड्री पर कब्जा कर लिया भंडानन जाति। ये जनजाति है, भंडानन जनजाति। अभी मैं आपको सारा बताऊंगा पृथ्वीराज चौहान के हारने का रीजन क्या है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा पृथ्वीराज चौहान हार गए, हारने का रीजन क्या था, इसे आप दिमाग में सेट करना। भंडानन जनजाति। इस तरफ ऊपर की तरफ चलो, उत्तर प्रदेश का एरिया ये है, यहां है परमर्दी देव चंदेल, और इसके दो सेनापति हैं आल्हा और उदल। आल्हा उदल, परमर्दी देव चंदेल। और नीचे इस तरफ है दोस्तों उत्तर प्रदेश का कन्नौज, और कन्नौज में बैठा है जयचंद। ये उस समय की वर्तमान स्थिति है। और उस वर्तमान स्थिति में मतलब जब समय पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान के पड़ोस में ये स्थिति है। अब देखो दोस्तों, इस तरफ से बाहर से आते हैं, एंट्री होती है बाहर से मोहम्मद गोरी की। मोहम्मद गोरी आता है, पृथ्वीराज चौहान से हारता है। मोहम्मद गोरी आता है, भीमदित्य से हारता है। फिर लगातार लेकिन मोहम्मद गोरी पर्यटन करता रहता है। तुर्क से आता है, तुर्क सत्ता का संस्थापक है। जो ऊपर आपने पढ़ा मोहम्मद बिन कासिम, ये आए थे अरब से और ये आया तुर्की से। तो हिंदुस्तान में तुर्क सत्ता को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? मोहम्मद गोरी को। तो इधर तुर्क से मोहम्मद गोरी आता है, आकर देखता है हिंदुस्तान में बहुत बड़ा योद्धा पृथ्वीराज चौहान, जिसकी वीरता के किस्से सुनकर आप और हम बड़े हुए हैं। इतना बड़ा वीर योद्धा कुर्सी पर यहां विराजमान है राजस्थान की गद्दी पर। अब होता क्या है दोस्तों, भीमदित्य के दरबार में या भीमदित्य के राज्य में एक लड़की है इच्छनी। अब होता क्या है, ये इच्छनी, भीमदित्य तो है इच्छनी के पीछे, और इच्छनी है पृथ्वीराज चौहान के पीछे। दुनिया है तेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे। अब दोस्तों जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को यह बात पता लगती है कि इच्छनी का विवाह मेरे साथ होना चाहिए, इच्छनी मुझसे प्रेम करती है, बीच में भीमदित्य आया है, तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान इच्छनी से क्या कर लेते हैं? विवाह। इच्छनी से क्या हो गया? विवाह। और जैसे ही राजस्थान के पृथ्वीराज चौहान ने इच्छनी से विवाह किया, तो दोस्तों भीमदित्य पृथ्वीराज चौहान का क्या बन गया? दुश्मन नंबर 1। समझ में आया? क्या बन गया दोस्तों? दुश्मन नंबर 1। इसके बाद ये जो भंडानन जनजाति है, ये कब्जा करने वाली जनजाति है, कब्जा करती है। जहां जिस बाउंड्री पर बैठ गई, धीरे धीरे अंदर घुसने की कोशिश करती है, और धीरे धीरे उस पूरे राज्य को खा जाती है। ये पृथ्वीराज चौहान के बिल्कुल बाउंड्री पर आकर बैठ गई। चंद्रबर दाई ने इसको समझाया कि भाई इनको भगा दे वरना दिक्कत होगी। पहले तो पृथ्वीराज चौहान ने भगाया नहीं। पृथ्वीराज चौहान ने कहा जिस दिन मन करेगा एक थप्पड़ मारूंगा, उसी दिन भगा दूंगा। अब एक दिन ख्याल आया कि चलो इन्हें भी भगा देते हैं। पृथ्वीराज चौहान घोड़े पे बैठ के आए, इनको 2 थप्पड़ मारे और इन्हें यहां से भगा दिया। और जब भगा दिया तो ये क्या बन गए? दुश्मन नंबर 2। तो यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने घर बैठे 2 दुश्मन कमा लिए। पहला दुश्मन भीम सेकंड, और दूसरा दुश्मन भंडानन जनजाति। अब ये जो परमर्दी देव चंदेल है, अब पृथ्वीराज चौहान के दिमाग में आता है क्यों ना मैं अपने राज्य का विस्तार करूं, क्यों ना मैं अपने राज्य को बढ़ाऊं। तो उस समय दोस्तों 2 लोगों के चर्चे थे बहुत जबरदस्त, एक आल्हा और एक उदल।
पूरे राजस्थान में इनका इतना टॉप का चर्चा था कि जब ये दोनों भाई लड़ा करते थे तो लोग इनके कौशल को देखने आते थे। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में वीर योद्धाओं के नाम से फेमस है आला उदल। 50 से ज्यादा युद्ध इन्होंने जीते हैं अपने दम पर, इतने खतरनाक थे आला और उदल। अब इनकी वीरता के किस्से बहुत दूर थे। पृथ्वीराज चौहान भी दोस्तों वीर बहादुर थे। अब जब इतना एटीट्यूड, इतना सब कुछ था, तो पृथ्वीराज चौहान के मन में आया कि बस अब तो इसको ही जीतना है। और पृथ्वीराज चौहान ने जैसे ही परमर्दी देव चंदेल पर अटैक किया, परमर्दी देव चंदेल ने किसे बुलाया? आला और उदल। आला उदल आए लड़ने के लिए। अब चूंकि ये भी वीर योद्धा थे और दोस्तों पृथ्वीराज चौहान से टकरा गए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान बहुत खतरनाक राजा थे उस समय। पृथ्वीराज चौहान ने इन दोनों को भगाया, इन दोनों को भगा भगा के पीटा, जिनमें आला, सुनने में आता है, एक भाई की मृत्यु होगी और एक भाई ने भागकर जान बचाई। तो इनमें से दोस्तों एक की मृत्यु होगी। कुल मिला के इन्हें दोस्तों दोनों को यहां से भगा दिया गया, युद्ध को जीत लिया गया और परमर्दी चंदेल क्या बन गए? दुश्मन नंबर 3। यानी कि दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी से लड़ने से पहले ही खूब तरीके से, अच्छी तरीके से चारों तरफ से क्या कमा ली? दुश्मनी। अब दोस्तों बात आई जयचंद। जयचंद जो था ये उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा था, सबसे शक्तिशाली। यानी कि इसकी वर्तमान स्थिति ये थी कि जितने राजा आप पढ़ रहे हो, इनमें अगर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा सेना अगर किसी के पास है, सबसे ज्यादा धन किसी के पास है, तो किसके पास है? जयचंद के पास। ये उस समय का इतना बड़ा योद्धा कह लो, इतना बड़ा शक्तिशाली राजा था कि कोई भी राजा इसके सामने बोलने से भी डरता था। जयचंद, इतनी खतरनाक स्थिति जयचंद की थी। अब जयचंद की दोस्तों एक लड़की थी संयोगिता। कौन थी? संयोगिता। अब संयोगिता दोस्तों कन्नौज में जयचंद की लड़की थी, इधर पृथ्वीराज चौहान थे और यहां बीच में दिल्ली। अब एक बार क्या हुआ दोस्तों, दिल्ली के किसी एक प्रोग्राम हुआ दिल्ली में कोई, उस प्रोग्राम में इधर से तो आए पृथ्वीराज चौहान और इधर से आ गई संयोगिता, पी और एस। अब दोनों मिले, नजर मिली, पर्ची का आदान प्रदान हुआ और दोनों के बीच में क्या हो गया दोस्तों? प्रेम हो गया। दोनों के बीच में जब प्रेम हो गया तो ये तो वापस अपने घर चले गए यहां से, पृथ्वीराज चौहान। संयोगिता अपने घर वापस चली गई, लेकिन ये प्रेम का चर्चा चलता रहा। अब जब ये प्रेम का चर्चा चलता रहा और वो भी जयचंद की लड़की के साथ प्रेम करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी मिस्टेक थी पृथ्वीराज चौहान की। ऐसा दोस्तों चंद्रवरदाई अपनी किताब में लिखता है कि बहुत गलत डिसीजन था ये पृथ्वीराज चौहान का, जयचंद की लड़की से प्रेम करना। अब दोस्तों जैसे ही ये प्रेम बढ़ा तो इस प्रेम प्रसंग में क्या हुआ, एक दिन संयोगिता का लव लेटर किसने पकड़ लिया? जयचंद ने। और जैसे ही जयचंद ने लव लेटर पकड़ा, जयचंद क्या बन गया? अमरीश पुरी। क्या बन गया? अमरीश पुरी। जयचंद ने कहा ना, अब तेरा विवाह होगा तो मेरी मर्जी से होगा, क्योंकि जयचंद की ईगो हर्ट होगी कि मेरी लड़की ने मेरी मर्जी के बिना कैसे किसी पराये पुरुष से बात करी। अब ये बात लिए जयचंद ने दोस्तों बहुत हंगामा कर दिया और संयोगिता से नाराज होकर किससे नाराज होकर? प्रेम से। प्रेम जो इनके बीच हुआ, इस प्रेम से नाराज होकर एक सोमवार का निर्णय लिया कि मैं संयोगिता तेरे लिए एक सोमवार रखूंगा और उस सोमवार में हिंदुस्तान के सब सुंदर से सुंदर राजाओं को बुलाऊंगा, जिसको तेरा मन होगा माला पहना देना, जिसको तू माला पहना देगी वही तेरा राजकुमार होगा। ये सोमवार डिसीजन ले लिया किसने? जयचंद ने। अब जयचंद की लड़की संयोगिता बड़े अधर में कि हाँ अब क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सोमवार का डिसीजन हुआ और इस सोमवार में इसमें जयचंद ने पृथ्वीराज की इंसल्ट करने के लिए दरबारी के रूप में मूर्ति लगवाई। समझ में आया दोस्तों? लिख लेना इसे अपने आप जहां भी लिखना चाहोगे। बहुत हिंदुस्तान में बहुत पिक्चर बन चुकी इस लव स्टोरी के ऊपर, बहुत किताबें लिखी गई है एक से एक इतिहासकार के द्वारा। कुछ लोग इसे सच मानते हैं, कुछ झूठ मानते हैं, लेकिन जो आज आपको हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है वो पढ़ाई जा रही पृथ्वीराज चौहान के दोस्त
चंद्रवरदाई ने जो पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो, ये पृथ्वीराज रासो की जो किताब है उसके अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री है वो आपको पढ़ाई जा रही है। तो ये स्वयंवर का निर्माण हुआ। इस स्वयंवर में बाहर दरबारी के रूप में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगा दी गई। अब जैसे उस स्वयंवर में दोस्तों ये राजा आए, भीम आया, परमर्दी देव आए, जो भी आसपास के राजा आए, सबने खूब मजाक उड़ाया किसका? पृथ्वीराज चौहान का, कि देखो ये तुम्हारी औकात है, एक दरबारी के रूप में तुम बाहर खड़े हो, मिट्टी की मूर्ति बने, तुम्हें आज अंदर आने का भी इनविटेशन भी नहीं मिला। जहां हिंदुस्तान के सारे राजाओं को बुलाया गया, तुम्हें यहाँ क्या दिखाया गया? दरबारी के रूप में। अब दोस्तों सेटिंग तो बढ़िया चली रही थी, पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता, जबरदस्त बातचीत थी। पृथ्वीराज चौहान ने कह रखा था कि बस विवाह तो तुझसे ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब संयोगिता को ने कहा कि ठीक है तुम आओ, देखती हूँ क्या होगा। अब जैसे ही इसने कहा तो कॉन्फिडेंस आ गया पृथ्वीराज चौहान में कि चलो लड़की साथ है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पृथ्वीराज चौहान चल दिए घोड़े पे बैठकर, और जैसे ही यहाँ पहुंचे संयोगिता माला लिए आ रही थी, और संयोगिता ने वो माला किसके गले में डाल दी? जो ये मूर्ति बनाई थी, इस मूर्ति के गले में डाल दी कि बस यही मेरा वर है। और जैसे मूर्ति में गले में माला डाली, पृथ्वीराज चौहान ने तुरंत संयोगिता को उठाया और यहां से उठाकर संयोगिता को चल दिए। मैं तुझको उठा लाया हूं तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। समझ में आई बात? बाप से डर भी है क्योंकि खतरनाक आदमी है, और दोस्तों घोड़े पे बिठा के यहां से उठाकर वापस अपने राजस्थान। अब यानी दिन दहाड़े कितना बड़ा राजा जयचंद, जयचंद की जो लड़की संयोगिता, जिसके लिए बहुत पागल था जयचंद, उसका दिन दहाड़े किडनैप कर लिया किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। तो दोस्तों ये बन बैठा दुश्मन नंबर 4। इसने कहा कि बस तेरा नाश ही कर दूंगा मैं। और दोस्तों नाश करने में खूब साथ दिया जयचंद। आज किसी को गद्दार ना कहकर जयचंद कह दो, एक ही बात है। जयचंद गद्दार का पर्यायवाची यहीं से बना, क्योंकि अब मोहम्मद गोरी जो युद्ध करेगा उसमें जयचंद खुल के मोहम्मद गोरी का साथ देगा पृथ्वीराज चौहान को मरवाने के लिए। ये बात दोस्तों चंद्रवरदाई बहुत अच्छी कविताएं लिखता था, बहुत खतरनाक कविता लिखता है। कहता है कि मैंने अपने दोस्त को खूब समझाया था कि संयोगिता से विवाह मत कर, मैंने उसे खूब समझाया था कि तू इसके साथ विवाह मत कर, मैं तुझे हिंदुस्तान की जिस सुंदरी को तू कहेगा उस सुंदरी से तेरा विवाह कर दूंगा। जानते हो पृथ्वीराज चौहान ने क्या कहा? कि असूलों से अब मैं अपने बगावत नहीं करने वाला। ध्यान से सुनना, 4 लाइनें पृथ्वीराज चौहान बोल रहे हैं। असूलों से अपने अब मैं बगावत नहीं करने वाला, इस तो ही ने मोहब्बत भी अब मैं नहीं करने वाला, और ये सुंदर लड़कियों की बात जो तू कर रहा है ये नजराना मुझको पेश ना किया जाए चंद्रवरदाई, क्योंकि अब मैं संयोगिता को छोड़कर किसी और पे नहीं मरने वाला। समझ में आई बात? तो दोस्तों ये 4 लाइनों के बाद पता लगा कि पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को दिल से प्रेम करते थे, और उस प्रेम के कारण इन्होंने इतने बड़े राजा को भी क्या बना दिया? अपना दुश्मन नंबर 4। तो एक स्ट्रक्चर तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया होगा। आज से पहले तुमने ये तो पढ़ा होगा कि पृथ्वीराज चौहान हार गए, लेकिन उसका रीजन क्या है? कितना बड़ा वीर योद्धा मोहम्मद गोरी के से हार गया, उसका रीजन आज आपको पता लग जाना चाहिए। दुश्मन दुश्मन दुश्मन, यानी कि जिस गली मोहल्ले में आप रह रहे हो उसमें सारे आपके दुश्मन हैं। कहीं दूसरी गली का आदमी आता है, सारे दुश्मन उसके साथ होकर आपके साथ लड़ते हैं, तो आपकी हार निश्चित है। बात समझ में आई? अब हुआ क्या दोस्तों? अब होना क्या था? सारे दुश्मन हो गए, ये भी नाराज है। अब दोस्तों युद्ध हुआ, तराइन का युद्ध। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध। जैसे ही तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, मोहम्मद गोरी और पृथ्वी के बीच, तो दोस्तों इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए। पृथ्वीराज चौहान जैसे इस युद्ध में जीत गए, बहुत खतरनाक थे, कोई हराने वाला नहीं था। आला उदल से लेकर जितने वीर योद्धा उस टाइम के थे सबको घर बिठा रखा था। पूरे हिंदुस्तान में डंका बज रहा था, पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान। लेकिन दोस्तों 1191 में जैसे ही हराया तो युद्ध हुआ 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध। तराइन के सेकंड युद्ध में दोस्तों एक तरफ लड़ा मोहम्मद गोरी और दूसरी तरफ लड़े पृथ्वीराज चौहान। लेकिन दोस्तों मोहम्मद गोरी अकेला नहीं था, इस मोहम्मद गोरी के साथ जा मिला कौन? जयचंद। और जैसे ही जयचंद मिला, जितने दुश्मन थे पृथ्वीराज चौहान के
सारे मोहम्मद गोरी के साथ हो गए, क्योंकि उन्हें बदला लेना था अपनी आन का, अपनी शान का। और सारों ने मिलकर दोस्तों पृथ्वीराज चौहान पर अटैक कर दिया। अब जब अटैक कर दिया तो मुस्लिम था मोहम्मद गोरी। अब जैसे उसने मुस्लिम ने अटैक किया तो जितने राजा थे इन सबकी ईगो जो थी वो पृथ्वीराज के खिलाफ थी। इन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा था, पृथ्वीराज को हराना। तो इन्होंने दोस्तों तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ दिया और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और पृथ्वीराज चौहान को यहां से बंदी बनाया। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान और इसके खास दोस्त एक साथ जीवन और एक साथ मरण, ऐसे दोस्त थे चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान। इनकी मित्रता के किस्से भी बहुत अलग हैं। कभी वक्त मिला तो इनकी मित्रता के किस्से भी आपको सुनाऊंगा। चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों को मोहम्मद गोरी ने उठाया और उठाकर बंदी बना के यहां से अपने देश अफगानिस्तान की तरफ निकल गया। और ये पूरी की पूरी सत्ता किसके हाथ में आ गई, मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी जैसे ही यहां बैठा, जैसे ही गद्दी पर बैठा तो जयचंद को लगा ओहो ये तो बाहर का लुटेरा है, ये तो कुछ दिन बाद चला जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही जयचंद ने कहा कि जाओ तुम अपने देश वापस, मोहम्मद गोरी ने कहा ना, मैं यहां वापस आने के लिए थोड़ी आया, अब तो मैं तुझे भी मारूंगा। दोस्तों अगले चंद्रावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद 1194 में युद्ध किया और जयचंद की भी क्या कर दी, हत्या। तो यानी कि मोहम्मद गोरी के पास अब ये भी है और इतना बड़ा कन्नौज भी है। धीरे धीरे देखते देखते पूरी दिल्ली किसके हाथ में आ गई, मोहम्मद गोरी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर लिखो। तो दोस्तों मोहम्मद गोरी आया। अब मोहम्मद गोरी ने, मैंने आपको बताया अभी 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध जिसमें पृथ्वीराज जीत गए। 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया। और 1194 में हुआ दोस्तों चंद्रावर का युद्ध, या बोलते हैं कन्नौज का युद्ध। इन दो युद्ध, ये दो युद्ध किस किस के बीच हुए, पृथ्वी वर्सेस गोरी। चंद्रावर का युद्ध या कन्नौज का युद्ध ये किस किस के बीच हुआ दोस्तों, जयचंद वर्सेस मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने जीता और जयचंद की हत्या कर दी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां की सत्ता बदलाव चाह रही है। हिंदुस्तान में सत्ता बदल रही है और सत्ता किसके हाथ में आ रही है, मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी दोस्तों यहां से वापस चला गया पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई को साथ लेकर। अब तुम सोच रहे होंगे कि क्या हुआ पृथ्वीराज चौहान का। अब जब यहां से पृथ्वीराज चौहान को और उसके मित्र को ले गए, वहां जाकर इन्हें खूब प्रताड़ना दी मोहम्मद गोरी ने, खूब प्रताड़ना। कहा जाता है कि एक बार दरबार में मोहम्मद गोरी बैठा था, पृथ्वीराज चौहान को बुलाया, पृथ्वीराज चौहान आंखें नीचे नहीं कर रहे। मोहम्मद गोरी कह रहा आइज डाउन आइज डाउन। उन्होंने कहा ना, आंखें तो डाउन नहीं होंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस बदले में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी। दोनों आंखें इसलिए फोड़ दी कि मेरे सामने आंखें नहीं झुकाता। और दोस्तों उन्हें दोनों को बंदी बनाकर खूब तड़पाया गया। एक दिन अचानक से दोस्तों नवरोज कोई त्योहार हुआ करता था, जैसे न्यू ईयर हम मनाते हैं, ऐसे त्योहार पे मोहम्मद गोरी ने अपनी तरफ के बहुत राजाओं को बुलाया था ताकि उनका मनोरंजन कर सके। तो किसी ने मोहम्मद गोरी को बताया कि पृथ्वीराज चौहान, कहानी ध्यान से सुनना, कि पृथ्वीराज चौहान शब्द बाण चलाना जानते हैं। हिंदुस्तान में बहुत कम लोग शब्द बाण चलाना जानते थे, जैसे राजा दशरथ या फिर कौन, पृथ्वीराज चौहान। सर ये क्या होता है शब्द बाण? शब्द बाण होता है कि कानों से सुनकर बाण चला देना। ये कला पृथ्वीराज चौहान के पास थी। तो मोहम्मद गोरी दरबार में बैठा था। जैसे ही दरबार में बैठा था तो उसका दोस्त उसके साथ आया। उसके दोस्त ने बोलना शुरू किया कि सामने राजा बैठा है, पूरा वर्णन करना शुरू किया कि इस तरह की सिचुएशन यहाँ है। पृथ्वीराज चौहान कानों से सुन रहे थे। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने बाण चलाया और वो बाण जाके मोहम्मद गोरी को लगा और मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई। तो यानी कि मोहम्मद गोरी की हत्या किसने करी? उसी के घर में पृथ्वीराज चौहान ने। समझ में आई बात? अब जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की हत्या की तो मोहम्मद गोरी का जो दोस्त था चंद्रवरदाई, उसने चाकू उठाया
और चाकू उठा के पृथ्वीराज चौहान के दिल में मार दिया और वहीं पर पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी और अगला चाकू खुद मारकर अपने आप भी अपनी हत्या कर ली। तो पृथ्वीराज चौहान की जो मृत्यु है वो उन्हीं के दोस्त चंद्रवर दाई ने की और खुद की भी हत्या कर ली। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था अगर आज हम जीवित बचे तो हमने मोहम्मद गोरी को उसके घर में मार दिया तो ये हमारे साथ बहुत बुरा करेंगे। आई बात समझ? तो दोस्तों ये जो बात मैंने आपको बताई शब्द बाण चलाने वाली, मोहम्मद गोरी को मारने वाली, तो ये बात मैंने आपको बताई चंद्रवर दाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक है लिखी चंद्रवर दाई ने थी, बाद में लेकिन मृत्यु होगी जब, तो ये बात तुम्हारे ख्याल में आएगी कि मृत्यु का कैसे बताया उसमें, तो याद रखना बाद में चंद्रवर दाई के पुत्र ने यह पुस्तक पूरी की थी। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रवर दाई की पुस्तक से हमें पता लगा तीनों की मृत्यु कैसे हुई। और याद रखना दोस्तों, अभी आपने सुना भी होगा हाल ही में कि शेर सिंह राणा अफगानिस्तान गए थे, वहां से पृथ्वीराज चौहान की जो अस्थियां उन्हें वापस लेकर आए थे इंडिया में। हुआ क्या कि जब मोहम्मद गोरी को दफनाया गया तो मोहम्मद गोरी को जैसे यहां दफनाया गया बिल्कुल नीचे ही पृथ्वीराज चौहान को दफनाया गया। जब लोग मोहम्मद गोरी की कब्र पर जाते थे तो चप्पल जूते पृथ्वीराज चौहान की कब्र पर उतार कर जाते थे। अब ये बात शेर सिंह राणा को बुरी लगी। शेर सिंह राणा अफगानिस्तान जाते हैं और वहां से दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान की कब्र थी उसे खोदकर वहां से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां निकालकर वापस भारत आते हैं। तो बहुत खतरनाक इतिहास है हम लोगों का, बहुत ही गहराई में जाकर इतिहास को पढ़ना पड़ता है, तब चीजें समझ में आती हैं कि हिस्ट्री के अंदर हुआ क्या था। तो आज की क्लास में मैंने आपको सिर्फ मध्यकालीन भारत में एंट्री बताई, कैसे हमारे यहाँ मोहम्मद गोरी की एंट्री हुई। एंट्री होने का रीजन क्या है? दुश्मनी। अगर ये दुश्मन पृथ्वीराज चौहान के ना होते और सारे मिलकर मोहम्मद गोरी से लड़ते तो एक नहीं 100 मोहम्मद गोरी भी हिंदुस्तान के अंदर नहीं घुस सकते थे। ये इतनी पावरफुल हिस्ट्री है। लेकिन दोस्तों ये मैंने आपको सारा चक्रव्यूह समझा, इसे दिमाग में सेट करना। अब अगली क्लास जो मैं आपकी बताऊंगा, आपको कराऊंगा, वो है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में मैं आज तक के आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला है, वो आपको इन क्लास में अवेलेबल रहेगी। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं एक नए जोश के साथ।